प्यारे छात्र छात्राओं, हमने पिछली वीडियो में रासायनिक वलगति की चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैंने आपसे कहा था कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो रासायनिक वलगतिकी में हम अब तक पढ़ चुके हैं। रासायनिक वलगतिकी रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम अभिक्रिया के वेग को हमने पढ़ लिया था। अभिक्रिया का वेग दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, मापन कर सकते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग और अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के को हम विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए लिख भी चुके हैं। तो आज हम उस वीडियो में जितना पढ़ चुके थे उससे आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। उसके आगे जो अभिक्रिया का औसत वेग होता है, इसी तरीके से दो तरीके से वेग को और प्रदर्शित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया x+2y2 एरो xy2 ये है, तो इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग और तात्क्षणिक वेग हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं कैसे लिखा जाता है। तो दो नई बातें ये हैं कि जैसे आपको पता है कि अभिक्रिया में ये अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक ये भी आपको पता है कि अभिकारकों की सांद्रता कम हो रही होती है लगातार और उत्पादों की सांद्रता लगातार बढ़ रही होती है। तो इसलिए हम अलग अलग ये भी कह देते हैं कि अभिकारकों की विलुप्त होने की दर और उत्पादों के उपस्थित होने की दर, इसे इंग्लिश में डिसअपेरियंस रेट ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए हमें अभिकारक X के विलुप्त होने की दर, विलुप्त का मतलब है गायब होने की दर, कम होने की दर जो होती है, तो एवरेज के लिए आप एवरेज वाले उसमें लिख सकते हैं, माने डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। चाहे तो आप माइनस लगा ले, ना भी लगाएं तो चलता है। क्यों? क्योंकि विलुप्त पहले लिख दिया हमने, तो इसका मतलब है कम हो रहा होगा। अगर हम अब दूसरे अभिकारक के लिए लिखें, अभिकारक y के विलुप्त होने की दर, तब क्या होगी? जो मैंने कहा था कि जो इनके गुणांक होते हैं अभिकारक के उत्पाद के, वो किसमें हो जाते हैं? 1 अपॉन करके लिखे जाते हैं। तो 1/2 डेल्टा y2, क्योंकि अभिकारक हमारा ये y2 है, डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा t। तो ये दूसरे अभिकारक के विलुप्त होने की दर है। अगर हम बात करें जो उत्पाद हैं, उत्पाद की दर को कहते हैं हम उपस्थित होने की दर। तो उत्पाद xy2 के उपस्थित होने की दर, तो वो होगी, क्योंकि उसके सामने संख्या है नहीं तो वो 1y में क्या आएगा, तो इसलिए डेल्टा xy2 माने xy2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा t। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। तो अभिकारक की विलुप्त होने की दर होती है, उत्पाद के उपस्थित होने की दर होती है। आप चाहें तो इसमें माइनस प्रदर्शित कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि विलुप्त शब्द उसमें पहले आ गया, इसका मतलब कम ही होना होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमसे इस प्रकार के न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, किसी अभिकारक के विलुप्त होने की दर पूछी जा सकती है। तो इन पर मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आज हम इन अभिक्रिया के जो वेग हैं, और जो औसत वेग है या तात्क्षणिक वेग है या अभिकारकों के विलुप्त होने की दर है, उत्पादों की उपस्थित होने की दर है, इन सब टॉपिकों पर आज हम आंकिक प्रश्न भी करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं जो हमने अभिकारक और उत्पादों के अभिक्रिया के दर पढ़े हैं, विलुप्त या उपस्थित होने के दर, तो हम इनका ग्राफीय निरूपण भी कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये x अक्ष और ये y अक्ष है। अगर हम x अक्ष पर समय को लें और y अक्ष पर अभिकारकों की सांद्रता को लें, अभिकारक की सांद्रता, और इन दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो आपको पता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है। ये ऐसे घटता हुआ हमें ग्राफ मिलता है, और ये आपको पता है कि बिल्कुल लास्ट में इसलिए नहीं मिलाते क्योंकि अभिकारक ऐसा तो है नहीं कि जितने लिए थे उतने सारे के सारे उत्पाद निर्माण में भाग ले लेते हैं, तो इसलिए उसको नहीं मिलाया जाता है। अब अगर हम यह बात करें कि सपोज कीजिए टाइम t1 पर, इसे टाइम t1 मान लेते हैं, अभिकारक की जो सांद्रता थी वो x1 थी,
ये सांद्रता है x1। जैसे टाइम बढ़कर हुआ t2, तो सपोज कीजिए अभिकारक की सांद्रता घटेगी, तो वो सांद्रता हो जाती है घटकर x2। तो ऐसे ही जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अभिकारकों की सांद्रता घटती जाएगी, और ये इसका समय का अभिकारक की सांद्रता के साथ ग्राफीय निरूपण इस प्रकार से किया जा सकता है। यहां से अगर हम अभिक्रिया के औसत वेग की बात करें तो औसत वेग क्या होना चाहिए? अभिक्रिया का औसत वेग, तो फॉर्मूला होता ही है, क्योंकि हम अभिकारकों के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं, अभिकारकों के सापेक्ष ले रहे हैं, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और दो जो कंडीशन है वो डेल्टा एक्स की कंडीशन क्या है कि वो T2 पर x2 है और T1 पर कितना था x1, तो माइनस x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो कई बार वो हमें इस टाइप के आंकिक प्रश्न दे सकता है कि इतने समय पर सांद्रता इतनी है और इतने समय पर सांद्रता इतनी है, तब आप अभिक्रिया का औसत वेग बताइए। तो ये मैंने अभिक्रिया के औसत वेग के समय अभिकारक और समय के बीच ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको बताया है। यदि आपको ग्राफीय निरूपण में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से समझा सकता हूं। अगर हम बात करें अभिक्रिया के औसत वेग की ही ग्राफीय निरूपण की, लेकिन समय के साथ उत्पादों की सांद्रता, ये तो था समय के साथ अभिकारक की सांद्रता का ग्राफीय निरूपण। अभी हम कर रहे हैं ये xx ये yx, माने समय के साथ ये समय है, और yx पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं उत्पाद की सांद्रता। तो आप क्या देखते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उत्पादों की सांद्रता में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, मतलब बढ़ने लगती है उत्पादों की सांद्रता। तो हमें इस प्रकार का कुछ ग्राफ प्राप्त होता है। यहां भी हम ऐसे ही दो स्थिति मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए समय t1 है, तब जो सांद्रता है वो x1 है। उत्पादों की सांद्रता कितनी बनी है? x1 बनी है। समय बढ़कर t2 हो जाता है, तो आप देखेंगे कि जो अभिकारकों की सांद्रता है फिर वो भी क्या हो जाती है, उत्पादों की जो सांद्रता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उत्पाद बढ़ रहा होगा, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता क्या हो रही होगी? कम, और उत्पादों की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है, और वो एक समय जाकर थोड़ा कांस्टेंट सी हो जाती है, थोड़ा स्थिर सी हो जाती है। तो ये मैंने आपको दोनों समय और अभिकारक, समय और उत्पाद की सांद्रता के मध्य अभिक्रिया के औसत वेग को निरूपित करते हुए ये ग्राफीय निरूपण किया है। तो कई बार हमसे ऐसे बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में ग्राफीय निरूपण की सहायता से कुछ आंकिक प्रश्न मालूम कर लिए जाते हैं, तो इसके लिए आपको ये आना अति आवश्यक। तो ये अभिक्रिया के औसत वेग के लिए था। ऐसे ही हम अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग के लिए क्या ग्राफीय निरूपण हो सकता है अभिकारक और समय के बीच? तात्क्षणिक वेग के संबंध में ग्राफीय निरूपण, ये फिर से एक्सेस है, ये xx और ये yx, ये समय है x पर, और इधर हमने दिखाया है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। तब ये तो क्लियर है कि जैसे जैसे अभिक्रिया में समय बढ़ता है तो अभिकारकों की सांद्रता कम होती है, तो ग्राफ तो निरूपण वही आएगा। लेकिन चूंकि ये तात्क्षणिक वेग के लिए है, तो इसमें क्या होता है कि आप किसी विशेष क्षण, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है किसी विशेष समय पर, जैसे 5वां सेकंड, दूसरा सेकंड, दूसरे का भी इतने छोटे से छोटे भाग वाला सेकंड पर आप सांद्रता में परिवर्तन को व्यक्त करना समय पर, उस समय पर, तो उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। मान लीजिए कोई समय t1 है, कोई t डैश लिखता हूँ इसको, तो उस समय सांद्रता मान लीजिए x डैश है। इस विशेष क्षण पर सांद्रता जो परिवर्तन आप बताएंगे उसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो इसलिए तात्क्षणिक वेग के लिए है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तात्क्षणिक वेग, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx डैश अपॉन
डी टी डैश। एक तात्क्षणिक वेग के लिए ग्राफीय निरूपण है। तो देखिए आप, ये औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के आधार पर अंकित करते हैं, और ये पहला अंकित है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए औसत वेग व तात्क्षणिक वेग को सांद्रता के पदों में लिखिए। ये अभिक्रिया आपको दी है, तो इसके लिए आपको पहले औसत वेग लिखना है और फिर तात्क्षणिक वेग का व्यंजक लिखना है। तो सबसे पहले हम औसत वेग के लिए लिखते हैं। औसत वेग के लिए क्या होता है, देखिए औसत वेग के लिए मैंने क्या कहा था, जो अभिकारी पदार्थ होते हैं औसत वेग के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं, तो उनकी सांद्रता समय के साथ, और जो उनका गुणांक होता है उसको कितना लिखते हैं, 1/, करके लिखते हैं, 1/, करके लिखते हैं। और चूंकि अभिकारकों की सांद्रता में लगातार कमी होती है, इसलिए माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये बराबर होता है, कोई अगर दूसरा अभिकारक है तो उसकी सांद्रता अपॉन समय के साथ परिवर्तन देखना है, गुणांक को आप 1/, करके लिखेंगे और माइनस चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। बराबर होगा, उत्पाद पर हम आ गए हैं, तो उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय परिवर्तन के साथ गुणांक यदि उपस्थित है उसको 1/, करके लिखेंगे, और यहाँ पर उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है तो इसलिए प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह ऑलरेडी है वहाँ। ऐसी H2O है तो H2O की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय परिवर्तन के साथ यदि गुणांक उपस्थित है तो उसको 1/, करके लिखेंगे, और साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उत्पाद है तो उत्पादों की सांद्रता में लगातार वृद्धि होती है। तो ये औसत वेग का व्यंजक है। इसके बाद उन्होंने मालूम किया तात्क्षणिक वेग को सांद्रता के पदों में लिखना है, क्या लिखते हैं हम, तात्क्षणिक वेग के लिए। तो अगर हम बात करें तात्क्षणिक वेग की, तो जहां पर आपने डेल्टा यूज किया बस वहां पर डी यूज कर लेंगे, क्योंकि तात्क्षणिक वेग छोटे से समय के लिए होता है, एक विशेष समय के लिए उसको बनाया जाता है, तो इसलिए उसको डेल्टा की जगह डी से, वरना लिखने का तरीका तो वैसा ही है जैसा हम औसत वेग को लिखते हैं। तो फिर से वही -1/4 dNS3/dt, क्योंकि जब समय सूक्ष्म है तो सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा अभिकारक के उत्पादों की वो भी बहुत सूक्ष्म आएगा, इसलिए डी बहुत सूक्ष्मता को दर्शाने के लिए होता है। वही हो जाएगा -1/5 dO2/dt, ये हो जाएगा 1/4 dNO/dt, 1/6 dS2/dt। तो इस प्रकार से हम, इस प्रकार के अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल सांख्यिक प्रश्न आते हैं तब हमें औसत वेग और तात्क्षणिक वेग लिखना हो तो इस प्रकार से हम उनको लिख सकते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, कोई ज़्यादा ऐसे टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। इसी में वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इस टाइप से करते जाएंगे कि आपको हो सकता है ऑक्सीजन के सांद्रता का परिवर्तन दे दें और पूछे NH3 के सांद्रता का परिवर्तन बताइए, औसत वेग बताइए, इस प्रकार के करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। इसी तरीके के एक थोड़े से एडवांस आंकिक प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आंकिक प्रश्न ये है, और बहुत अच्छा ये आंकिक प्रश्न है। डी की सांद्रता में विशेष क्षण पर, ध्यान से देखिए, मैं कई बार न्यूमेरिकल कराते समय कहता भी हूँ कि आप किसी भी आंकिक प्रश्न को ठीक से यदि हल करना चाहते हैं, फिजिक्स में भी ये बात अप्लाई होती है, केमिस्ट्री में भी ये बात अप्लाई होती है, तब आपको उस आंकिक प्रश्न को एक से अधिक बार पढ़ना चाहिए। तो हमारे माइंड में जो डाटा आता है फिर उसको नोट करना चाहिए, तो एक से अधिक बार आपको आंकिक प्रश्न को पढ़ना चाहिए। तो देखेंगे डी की सांद्रता में विशेष क्षण पर होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया इसके लिए 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स पाया गया। इसका मतलब विशेष क्षण की बात कर दी उसने, तो विशेष क्षण की बात है तो अगर यहाँ पर वेग या दर की बात होगी तो वो कौन सा होगा, तात्क्षणिक वेग होगा, क्योंकि विशेष क्षण पर परिवर्तन पाया गया है। तो डी की सांद्रता में, और डी क्या है, उत्पाद, तो डी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन इतना है। इसको हम किस प्रकार से लिख पाए, इसको अगर हम लिखना चाहें पहली लाइन में जो हमें डाटा समझ में आ रहा है तो उसे हम ये तो लिख सकते हैं dd/dt, और ये वैल्यू है 0.4। बाकी आपको पता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। ये हो गया, क्योंकि मैंने स्मॉल डी को लगाया क्योंकि विशेष क्षण पर सांद्रता में होने वाले परिवर्तन समय परिवर्तन के साथ है, तो पहली लाइन से ये समझ में आया। फिर तब अभिक्रिया का वेग बताना आपको, ए और बी के विलुप्त होने की दर, क्योंकि ए और बी अभिकारक है तो वो कम हो रहे होंगे इसलिए विलुप्त होने की दर पूछिए आपसे। और जो सी है, सी उत्पादक, सी के उपस्थित होने की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले
अभिक्रिया की वेग की ही गणना करते हैं, अभिक्रिया के दर देखते हैं कैसे आता है। तो हम सबसे पहले इस अभिक्रिया को नोट करते हैं और इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर का जो व्यंजक लिखा जा सकता है उसको लिखते हैं। तो अभिक्रिया की दर का व्यंजक क्या होगा इसके लिए, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग करके लिख देता हूं, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, देखिए यह अभिकारक है तो इसकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, और माइनस चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। ये बराबर होगा, माइनस लगाएंगे और जो गुणांक उपस्थित है इस बार उसको 1 बटे करके लिखेंगे dV/dt। ये आप बहुत अच्छे से लिखना सीख ही गए होंगे। इसको हम 1/3 dC/dt लिखेंगे और इसको 1/2 dd/dt लिखेंगे। तो आपको अभिक्रिया की दर बताना है, तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बताना है, तो अभिक्रिया का वेग चल रहा है। इसमें से देखो हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है, ये देखो dd/dt इतना है, तो हम यहाँ से इतना इसके साथ इसी को ले लेते हैं क्योंकि अभिक्रिया का वेग इसके भी बराबर है, अभिक्रिया का वेग इसके भी बराबर है, अभिक्रिया का वेग इसके बराबर है, अभिक्रिया का वेग इसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अभिक्रिया का वेग बराबर लिख देंगे 1/2 dd/dt। तो 1/2 हमारे पास dd/dt की वैल्यू कितना है 0.4, तो ये 2 से कट हो जाएगा 0.2। तो अभिक्रिया का वेग है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, क्योंकि देखिए यूनिट जो है यही तो आएगी यूनिट भी, इसमें यही से तो आई थी यूनिट, क्योंकि अभिक्रिया के वेग में सांद्रता समय ही होता है, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी मोल लीटर माइनस सेकंड इनवर्स। तो ये हमने इसका पहला पार्ट कर लिया है अभिक्रिया का वेग। इसके बाद हम बात करते हैं ए और बी के विलुप्त होने की दर की। तो सबसे पहले बात करते हैं ए के विलुप्त होने की दर। तो अगर आप देखेंगे तो ए के विलुप्त होने की दर यही तो है, और इसको अगर हम निकालना चाहते हैं, इसको आप ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसका हमें पता क्या है डी के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, तो इसको हम डी के साथ ऑपरेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये, चलिए आप इसको पहले देख लीजिए एक बार। तो अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करने के बाद हम बात करते हैं, हमसे पूछा है ए और बी के विलुप्त होने की दर। तो हम ए के विलुप्त होने की दर की बात करें तो ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी dA/dt, जो कि लिखा है अभिक्रिया की दर में। तो और ये किसके इक्वल है, इसके हैं, इसके हैं, इसके हैं। तो हमें वैल्यू कौन सी पता है, ये वाली पता है, इसके तो मान पता है हमें, तो हम इसे किसके साथ ऑपरेट करेंगे, इसके। तो यहाँ लिखेंगे हम ए के विलुप्त होने की दर, तो वो है, इसे लिख लेता हूँ पहले मैं dA/dt। चाहो तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हो, बराबर है हाफ dd/dt। तो हमने तो dA/dt ही बताना है, तो हाफ और dd/dt की वैल्यू कितना है 0.4, फिर 2 कट होगा और फाइनली वैल्यू आएगी 0.2। फिर से वही मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जो ए के विलुप्त होने की दर है वो भी क्या होगी 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये माइनस को आप चाहो तो यहाँ लगा सकते हैं, वरना आपको पता चल रहा है कि विलुप्त होने की दर है इसलिए नेगेटिव है। तो ए के विलुप्त होने की दर के बाद बात करते हैं बी के विलुप्त होने की दर की। और बी के विलुप्त होने की दर आपको देखो और ठीक से समझ में आएगी, इससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बी के विलुप्त होने की दर करें तो ये देखिए बी के विलुप्त होने की दर, तो यहाँ कर लेंगे हम dB/dt। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो विलुप्त होने की दर है वो ये पूरे -½ के बराबर है, उधर -½ तो आपको कैलकुलेट तो यही करना है, लेकिन लिखा हुआ क्या है देखो, यहाँ से इन दोनों संबंधों से आप क्या देखेंगे कि ये -½ है यहाँ पर, तो -½ लिखेंगे। लेकिन मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए विलुप्त होने की दर सीधे dB/dt होगी, तो जो गुणांक है उनको उधर पहुँचाएंगे। अगर आप उधर पहुँचाते हैं तो ये 2 से 2 क्या हो रहा है, ये कट हो जा रहा है। तो फाइनली dB/dt की जो वैल्यू है वो हमें dd/dt कितना है 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये बी के विलुप्त होने की दर। सी के उपस्थित होने की दर की बात करें तो सी के उपस्थित होने की दर में अब आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा,
वो देखिए कैसे, सी के विलुप्त होने की दर फाइनली होगी, उसको बोलेंगे हम डी अपॉन डी टी। लेकिन आप देख लें वहाँ लिखा क्या है, डी अपॉन डी टी के पहले गुणांक लिखा है 1/3। अब तो प्लस ही लगाएंगे क्योंकि उपस्थित होने की दर है, तो ये सी के उपस्थित होने की दर है, तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा। और ये कैसे डी के इक्वल है, ये देखिए हाफ डी अपॉन डी टी। लेकिन मैंने अभी देखो ये यहाँ से क्लियर क्या होने वाला है, आपको केवल डी सी अपॉन डी टी चाहिए, तो ये जो गुणांक लिखा है ये इसको उधर पहुंचा देंगे, तो ये यहाँ भाग में है तो यहाँ के गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल होगा 3/2 डी डी अपॉन डी टी। और डी डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितना है 0.4, तो ये फाइनली यहाँ से सोल्व होके हो जाएगा 3/2 इंटू 0.4, 2 से मल्टीप्लाई होगा, कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ समझने की बात यह है कि हमने 1/3 डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू नहीं बतानी, हमने केवल डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू बतानी है, तो इसलिए जो गुणांक है उसको उधर पहुंचाना पड़ा। मतलब आप समझिए कि ए के विलुप्त होने की दर डी अपॉन डी टी, बी के विलुप्त होने की दर डी बी अपॉन डी टी, सी के उपस्थित होने की दर डी सी अपॉन डी टी। तो जो जबकि संबंध में क्या है, इनके गुणांक उपस्थित थे, तो इनके गुणांकों को फिर हमने उधर पहुंचाना पड़ेगा। माने ये नहीं कि हम -12 डी बी अपॉन डी टी के साथ इसको ऑपरेट कर लें डी सी अपॉन डी टी को और इसके दो को इधर ही रहने दें, क्योंकि हमें फाइनली डी बी अपॉन डी टी चाहिए, हमें डी अपॉन डी टी चाहिए, तो ऑलरेडी डी अपॉन डी टी था। तो जो ए और बी या सी के विलुप्त या उपस्थित होने की दर होती है वो उसी के सांता परिवर्तन को समय परिवर्तन के साथ बराबर करके लिखा जाता है। तो बहुत अच्छा अंकिक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ ही गया होगा। इस प्रकार के आप अपनी जो बुक में और क्वेश्चन है विलुप्त होने की दर, उपस्थित होने की दर, अभिक्रिया का वेग, वो आप कर सकते हैं। और किसी को कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन आप मुझे लिखकर सेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार के एक और अंकिक को हल करते हैं। ये तो आपका प्रश्न है, कोई रासायनिक अभिक्रिया 2A उत्क्रमणीय चिन्ह 4B + C गैसीय अवस्था में एक बंद पात्र में संपन्न हो रही है। तो एक हमें अभिक्रिया मिल गई, वो कह रहे हैं कि B की सांद्रता में 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स का परिवर्तन 10 सेकंड में पाया गया। तब ज्ञात कीजिए। तब आपको B के उपस्थित होने की दर, क्योंकि B उत्पाद है तो उपस्थित होने की दर पूछेंगे, A के विलुप्त होने की दर, ये अभिकारक है तो विलुप्त होने की पूछेंगे। तो सबसे पहले आप जो वैल्यू दी है वो नोट करते हैं। तो B की सांद्रता में परिवर्तन है इतने समय परिवर्तन के साथ। तो अगर बात करें इस वैल्यू की तो इसको कैसे लिखेंगे, आपकी डेल्टा V गिवन है 5 × 10⁻³ और ये समय में है क्योंकि 10 सेकंड में ऐसा पाया गया। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी की जरूरत पड़ेगी, उसको अपॉन में कर लेंगे। इसके बाद हम अभिक्रिया नोट करते हैं 2A एरो 4B + C, और इसके लिए अभिक्रिया की वेग का हम व्यंजक लिखते हैं। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर एक ही बात है। अभिक्रिया के वेग की बात करें तो आप देखेंगे डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि अभिकारक है, सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, और जो गुणांक है उसको अपॉन करके लिखेंगे और माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। ये बराबर होगा, यहाँ से देखिए 1/4 डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी, ये बराबर होगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि आपको अभिक्रिया का वेग का व्यंजक लिखना ही क्या होगा, जहाँ गुणांक क्या हो 1 अपॉन में कर दो, नहीं है तो सिंपल उसे ऐसे ही लिखो। तो अब आप देखिए ये व्यंजक मैंने लिख लिया, तब आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले पार्ट को करते हैं, B के उपस्थित होने की दर। तो B के उपस्थित होने की दर कितना होना चाहिए, केवल डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी। लेकिन आप देखें हमें किसकी वैल्यू पता है, तो चलिए मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, B के उपस्थित होने की दर, तो हमारे हिसाब से उसको क्या होना चाहिए, डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी आपको बताना है। तो डेल्टा B हमें पता है और डेल्टा टी पता है। ये है 5 × 10⁻³ अपॉन 10, तो ये फाइनली आपके पास हो जाएगा 5 × 10⁻⁴, और मात्रा का आपको पता है दर है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड में ही है समय, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बात करें दूसरे पार्ट में A के विलुप्त होने की दर, तो क्या होती है A के विलुप्त होने की दर, तो A के
विलुप्त होने की दर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ए के विलुप्त होने की दर माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आपको बताना है। तो डेल्टा ए तो हमारे पास नहीं, डेल्टा टी हमारे पास नहीं, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हम यहाँ से देखते हैं जो अभिक्रिया का वेग वाला व्यंजक लिखा हुआ है वो किसके बराबर है? तो आप देखेंगे इन दोनों पदों से, तो एक्चुअल में दोनों पद बराबर है, इतने से इतने के बराबर है, क्योंकि हमें यही पता है वो नहीं पता, इसलिए हम उसके साथ नहीं इसे ऑपरेट कर रहे हैं, इसे इसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें केवल डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी चाहिए, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी चाहिए माइनस के साथ, तो ये जो हाफ है, ये जो y2 लिखा है, ये y2 कहाँ पहुँचा देंगे हम इधर, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से क्या हमें संबंध मिल रहा है कि 2 इधर जाएगा गुणा में, माने हम इसको लिख सकते हैं 2/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये इससे कट हो जाएगा, तो ये फाइनली बचेगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और ये वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 × 10⁻⁴, इससे कट करेंगे 2.5 इतना मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। तो आप समझ जाइए कि हमने -½ के साथ डेल्टा अपॉन डेल्टा टी नहीं बताना, हमें केवल कितना बताना है? डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। तो जो गुणांक है इसको हम उधर शिफ्ट कर दिया, तो जो वैल्यू आई है वो आपके सामने है। तो आप देखिए इस प्रकार के, अब मुझे ये लग रहा है कि आप इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बाद हम इस चैप्टर के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इस टॉपिक से जो भी कारक प्रभावित करते हैं वो उनके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणियां बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए जाती हैं, तो इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे तो बहुत से हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य कारकों की बात कर रहे हैं। और वो कौन से मुख्य कारक हैं? जैसे सबसे पहला कारक है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, तो अभिकारकों की प्रकृति से मतलब ये है कि जो अभिकारक हैं वो आयनिक यौगिक हैं, या जो अभिकारक हैं वो सहसंयोजी यौगिक हैं। तो आप देखिए यदि अभिकारक हमारे आयनिक होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, इस प्रकार के यदि आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे मैंने बताया भी था कि NaCl की अभिक्रिया यदि AgNO3 से हो रही है तो ये अभिक्रिया बहुत तीव्र वेग से होती है, बहुत फास्ट हो जाती है। क्यों? होता क्या है, वास्तव में जो आयनिक यौगिक होते हैं जब उनको जलीय विलयन में घोला जाता है तब उनके बीच जो आकर्षण बल होता है, कहते तो हैं कि बहुत प्रबल आकर्षण बल होता है, लेकिन वो जैसे ही जलीय विलयन में घोले जाते हैं तो उनके बीच का जो वो वैद्युत आकर्षण बल है, जिसको हम ये समझिए कहते हैं कि प्लस माइनस के बीच जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बना है, आयनिक बंध जो बना है, उनके बीच जो वैद्युत आकर्षण बल होता है वो बहुत आसानी से टूट जाता है और ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं अपने जलीय विलयन में, तो ये भी आयनों में विभक्त हो जाएगा और ये भी आयनों में विभक्त हो जाएगा। फिर इनके जो आयन हैं वो अपने से विपरीत आवेश वाले आयन से बहुत शीघ्रता से जुड़ जाते हैं, जैसे इसका Na उस NO3 के साथ और ये वाला Cl इस Ag के साथ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया बहुत तीव्र वेग से होने लग जाती है। जैसे अगर हम बात करें सहसंयोजी यौगिक की, तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक जैसे मान लीजिए बात करते हैं H2 प्लस I2 की, भाई हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो इनके बीच हमें देखने को आता है जैसे H2 प्लस I2 है तो इसमें 2HI बन रहा है। तो हाइड्रोजन में देखें तो सिंगल बॉन्ड है, ऐसी आयोडीन में देखें तो इस प्रकार से बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड टूटने में, उसके बाद फिर से नए ऐसे ही बॉन्ड बनने में जो समय लगता है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए ये उनकी अपेक्षा थोड़ा मंद वेग से होती हैं। अर्थात अभिकारकों की प्रकृति से कैसे कोई अभिक्रिया का वेग डिसाइड होता है कि यदि अभिकारक आयनिक है तो अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाएगा, यदि वो सहसंयोजी है तो वेग कम हो जाएगा। जैसे इसी रिएक्शन की अगर मैं कंपेयरिंग इस वाली अभिक्रिया से करूँ N2 + 3S2 एरो 2NS3, तो आप देखेंगे कि N और N में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, H में तो सिंगल होता है। तो इस बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसको टूटने में थोड़ा सा और एनर्जी चाहिए, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे ये टूटेगा। फिर इसी प्रकार के उस NH3 में नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो आबंधों का पुनर्विन्यास होगा सहसंयोजी यौगिकों में वो थोड़ा समय ले लेता है, इसलिए सहसंयोजी यौगिक यदि आपके अभिकारक हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? कम होता है।
और यदि अभिकारक आयनिक है तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिकारकों की प्रकृति को और अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक अभिक्रिया है 2NO + O2 एरो 2NO2, माने नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। देखिए NO की जो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो थोड़ा आयनिक प्रकृति का होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति थोड़ा सहसंयोजी होती है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो आसानी से टूटता है और नया बॉन्ड बहुत फास्ट बन जाता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के जो बॉन्ड का टूटना है वो थोड़ा देरी से होता है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये रिएक्शन थोड़ा धीमा होती है, तो ये थोड़ा तीव्र होती है और ये थोड़ा कम वेग से होती है। तो मंद नहीं कहना चाहिए, कम वेग से होती है। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। तो आप कह सकते हैं कि अभिकारकों की प्रकृति यदि आयनिक प्रकृति है या पूरी तरह से आयनिक नहीं है, थोड़ा कम आयनिक प्रकृति, जैसे आपने पढ़ा हो ना, अभी मैं आपको जो कक्षा 11 में रासायनिक आबंधन जो पढ़ाऊंगा उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें आता है ना प्रतिशत आयनिक लक्षण। तो किसी सहसंयोजी बंध में भी तो आयनिक लक्षण होता है, तो जितना आयनिक लक्षण ज़्यादा होगा वो अभिक्रिया उतना तीव्र वेग से होगी, और जितना उसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा वो अभिक्रिया थोड़ा कम वेग से होगी। तो इसलिए अभिकारकों की प्रकृति अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। देखिए दूसरे कारक की बात करते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, और दूसरा कारक है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता से मतलब है अभिकारकों की मात्रा से। इसका मतलब ये है कि आप टेस्ट ट्यूब या जहां भी आप इसको किसी जिस भी पात्र में अभिक्रिया को करा रहे हैं, टैंक में करा रहे हैं बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर, तो जितना ज़्यादा आप अभिकारक लेते जाएंगे उतना ज़्यादा उत्पाद फास्ट बनता जाएगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाएगा। उसका कारण ये है कि जितना ज़्यादा अभिकारक की मात्रा होगी तो जो अभिकारक के अणु हैं वो उतना ज़्यादा टकराएंगे, और जितना ज़्यादा अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे उतना ज़्यादा फास्ट, उतना ज़्यादा तेजी से उत्पाद का निर्माण होगा। अर्थात हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि अभिक्रिया का जो होना है, अभी देखिए इसमें आगे जब आप इस चैप्टर में जाएंगे तो एक सिद्धांत आएगा, संगण सिद्धांत, कोलाइजन थ्योरी इसको बोलते हैं। वो थ्योरी यही कहती है कि जितना ज़्यादा अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे उत्पाद उतना ज़्यादा बनेगा। तो वहाँ डिटेल में तो मैं अभी बताऊंगा उसके बाद ही। सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारकों की मात्रा ज़्यादा लेने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इसके बाद बात करते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले तीसरे कारक की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारक है, तापमान का प्रभाव या तापमान, टेम्परेचर। ये अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि यदि आप अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे, जब अभिक्रिया हो रही और ज़्यादा उसको टेम्परेचर देंगे, तो जो अभिकारी अणुओं की गति ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, और बढ़ने से क्या होगा, वो और ज़्यादा टक्करें करेंगे। जो अभी पहले बात कर रहे थे कि वहाँ मात्रा बढ़ाने पर टक्करें बढ़ जा रही थी, यहाँ ताप बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ेगी, और उनकी ऊर्जा जब वो अभिकारी अणुओं के पास ऊर्जा जाएगी तो वो और ज़्यादा वेग से टकराएंगे, अर्थात टक्करें बढ़ जाएंगी। टक्करें बढ़ने से क्या होगा, उत्पाद तेजी से बनने लगेगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यहाँ एक डाटा और है, एक आंकड़ा ये कहता है कि अगर आप हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते जाएं समांगीय अभिक्रियाओं का, समांगीय अभिक्रिया मतलब जिनमें अभिकारक समान भौतिक अवस्था में है, यदि ऐसी अभिक्रियाओं का 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं उनका तो 3 गुना तक हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रखिए कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऐसी समांगीय अभिक्रियाओं का जो वेग है वो 2 गुना हो जाता है, और कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार की ऐसी भी हैं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका वेग कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तापमान अभिक्रिया के वेग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इन कारकों के बाद एक और अन्य कारक की बात करते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, और उस कारक का नाम है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब, जो अभिकारी अणु आपने अभिक्रिया में लिए हुए हैं, तो सपोज कीजिए वो ठोस है, तो ठोस का अपना एक पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स जो अणु है तो उनको गोलाकार ही माना गया है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल उनका हो गया। ऐसे ही दूसरा अभिकारी अणु है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो जितना ज़्यादा इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा टक्कर के दौरान, उतना ज़्यादा अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा।
अब मान लीजिए आपने इसी टुकड़े को या इस अणु को, अभिकारी अणु के, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, इसके इतने आकार के आपने ऐसे छोटे टुकड़े बना लिए, इसको ऐसे रहने दिया। अब इसकी टक्करें इसके साथ कराई जाएं तो इसका ज़्यादा एरिया इसके कांटेक्ट में आएगा। और अगर समझिए इसको भी हम तोड़ लें छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, अब इनकी टक्करें हों तो इसका और इनका अब और भी ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा, माने जो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज़्यादा संपर्क में आएगा। और जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल संपर्क में आएगा अभिकारी अणुओं का, उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इसको आप ऐसे समझते हैं, जैसे कोयला है तो कोयले को हम जलाते हैं, तो कोयले के टुकड़ों को जलाएं एक बार, और एक बार कोयले को बिल्कुल बारीक पीस लें, उसका पाउडर जैसा बना लें, तो जो बारीक पिसा हुआ पाउडर है वो बहुत तेजी से जलता है, जबकि कोयले के टुकड़े थोड़ा कम तेजी से जलेंगे उस बारीक पाउडर जो कोयले का हमने बना लिया उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में। तो इसका मतलब ये है कि जो अभिकारी अणु जितना ज़्यादा आपस में उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, उतनी ज़्यादा अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण कारक है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक का प्रभाव किस प्रकार से उत्प्रेरक की उपस्थिति रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, ये मैं यहाँ पर एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि उत्प्रेरक होता क्या है। तो उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, कोई ऐसे नए चीज़ नहीं होती। तो उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ या रासायनिक यौगिक होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग घट जाता है, उनको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उनको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं उनको बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो फिलहाल हम यहाँ धनात्मक उत्प्रेरक की बात करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाएं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उत्प्रेरक क्या पदार्थ हुए जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और उत्प्रेरकों के लिए एक बड़ी और कॉमन बात है, ये जैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में होते हैं वैसे के वैसे आपको अभिक्रिया के बाद में मिलते हैं। अर्थात इनका जो रासायनिक संगठन है, इनकी जो मात्रा आपने ली थी अभिक्रिया के प्रारंभ में, वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद भी, उत्पाद बन जाने के बाद भी इनका रासायनिक संगठन और इनकी मात्रा वही रहती है। अर्थात इनका रासायनिक संगठन और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से, एक अभिक्रिया से आपको बताऊं। मान लीजिए अभिक्रिया है 2KClO3 और इसमें बन रहा है 2KCl+3O2 और उत्प्रेरक के रूप में लिया हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करता है, इस अभिक्रिया का जो ये होना है, माने पोटेशियम क्लोराइड का टूटना, कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, ये बहुत तीव्र कर देता है। और MnO2 अगर मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में 5 ग्राम लिया है तो वो आपको 5 ही ग्राम मिलेगा, और MnO2 लिया है तो MnO2 ही मिलेगा। तो इसलिए आपको समझ में आ गया उत्प्रेरक किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं। और एक और बात है यहाँ पर, अगर मान लीजिए MnO2 इस अभिक्रिया के लिए धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो हो सकता है वो किसी दूसरी अभिक्रिया में अभिकारक की तरह यूज हो रहा हो। तो इसलिए उत्प्रेरक कोई अलग से नहीं आते, उत्प्रेरक रासायनिक पदार्थ ही होते हैं, बस वो किसी अभिक्रिया के वेग को उनकी उपस्थिति मात्र ही बढ़ा सकती है या घटा सकती है। इसके बाद एक चैप्टर आता है पृष्ठ रसायन, वहाँ उत्प्रेरकों के बारे में बहुत डिटेल से हैं, तो मैं ज़्यादा आपको उत्प्रेरकों की विशेषताएं वहीं बताऊंगा। फिलहाल हम उत्प्रेरक के प्रभाव को, अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित वो करता है, इस टॉपिक को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये ग्राफ है क्या एक्चुअल में, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप ध्यान से बिल्कुल इसको समझेंगे, क्योंकि ये हमें बोर्ड एग्जाम में उत्प्रेरक का जब प्रभाव आता है तो बच्चे सामान्यतः एक उत्तर लिख देते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है यदि धनात्मक उत्प्रेरक है, और यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है। तो एग्जामिनर हो सकता है आपको कम मार्क्स दे, और अगर आप ये ग्राफ बनाकर आते हैं, क्योंकि आपको अगर समझ में आ जाएगा तो ये ग्राफ कोई टफ नहीं है। तो आप देखिए क्या है इस ग्राफ में। यहाँ पर आप देखिए दो एक्सेस पर क्या दिखाया गया है। एक्स एक्स पर दिखाया गया है कि अभिक्रिया का होना, इधर अभिक्रिया हो रही है, और इस वाई एक्स पर दिखाया गया है ऊर्जा। तो जैसे जैसे अभिक्रिया हो रही है इधर की तरफ ऊर्जा बढ़ रही है। ऊर्जा से क्या मतलब है, देखिए कोई भी अभिक्रिया ए और बी, जैसे मान लीजिए अभिकारी अणु है और अभिक्रिया के बाद उत्पाद के रूप में बनता है AB।
तो जो अभिक्रिया का होना है, इन अभिकारी अणुओं के पास अपनी एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा की वजह से ये टकराते हैं और कभी भी उस ऊर्जा पर टकराने के बाद सीधे उसी ऊर्जा पर उत्पाद नहीं बन जाता। अर्थात जिस ऊर्जा पर इनको टकराना होता है, क्योंकि देखिए हर टक्कर के बाद, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि जब हम संघट्ट सिद्धांत अर्थात कोलाइजन थ्योरी पढ़ेंगे वहां आएगा, लेकिन मैं फिलहाल थोड़ा सा उसका पॉइंट बता देता हूं। किसी अभिक्रिया का होना उसके अभिकारी अणुओं की टक्कर के फलस्वरूप होता है, अभिकारी अणुओं के टक्कर के बाद होता है। अब अभिकारी अणुओं की जो टक्कर है वो सारी टक्कर के बाद उत्पाद नहीं बन जाता। जिन टक्करों के बाद, अब जिन अभिकारी अणुओं के टक्करों के बाद उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं प्रभावी टक्कर, प्रभावी संघट्ट, इफेक्टिव कोलाइजन। मींस अभिकारी अणु लिया आपने, उनकी खुद की अपनी एक ऊर्जा होगी, उनकी यदि ऊर्जा अपनी होगी और वो टकरा रहे हैं, लेकिन टकराने के बाद उत्पाद नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो टक्करें तो हो रही हैं लेकिन उत्पाद नहीं बन रहा, अर्थात वो अप्रभावी टक्करें हैं, अप्रभावी संघट्ट हैं। तो वो प्रभावी टक्करें हों इसके लिए उनको एक उच्च ऊर्जा पर जाना होता है, जिसके बाद वो प्रभावी टक्करें होती हैं और प्रभावी टक्करों के बाद उत्पाद बनता है। उस उच्च ऊर्जा तक पहुंचना, उस उच्च ऊर्जा लेवल को ही कहते हैं सक्रियण ऊर्जा स्तर, अर्थात उनके पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उनको देनी होती है। तो जैसे देखिए यहाँ यही बताने की कोशिश हो रही है, पहले आप इस ब्लू लाइन के ग्राफ को समझिए। ये अभिकारक लिखे हैं A+B और इनसे जो उत्पाद बन रहा है देखिए वो कर्व से ऐसे ऊपर गए हैं और फिर यहाँ ऐसे आके उत्पाद बना है AB। अभी आप इस X पर ध्यान मत दीजिए, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। AB उत्पाद बन रहा है, इसका मतलब ये है कि अभिकारी अणु यहाँ टकरा रहे थे तो इसके सामने सीधे सीधे उत्पाद बन जाना चाहिए, जैसा कि हम अभिक्रिया लिखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि अभिकारी अणु पहले एक ऊर्जा लेवल तक पहुंचते हैं, एक ऊर्जा बैरियर होता है, उस ऊर्जा बैरियर तक इनको पहुंचना होता है। उस ऊर्जा स्तर पर पहुंचकर ये देखिए लिखा है सक्रिय अणु उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, अर्थात ये उस समय एक्टिवेटेड होते हैं। तो ये A करके मैंने बताया कि A और B इस समय सक्रिय ऊर्जा इनके पास है और यहाँ पर प्रभावी संघट्ट होता है। तो ये यहाँ पर लिखा है कि सक्रियण ऊर्जा EA से उसको प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। EA उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, अर्थात अभी उत्प्रेरक की बात नहीं हो रही है, तब जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो बहुत ऊपर जाकर है। तो इतनी ऊर्जा पर अभिकारी अणु आते हैं तब जाके वो सक्रिय होते हैं प्रभावी संघट्ट के लिए, प्रभावी टक्करों के लिए, और यहाँ उनकी प्रभावी टक्करें होती हैं और फाइनली उत्पाद बनता है और तब ये एनर्जी ऐसे डाउन होकर उत्पाद दिखाया गया है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ मैं इसे और क्लियर करने के लिए बताता हूँ। देखिए आपने कक्षा 11 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा होगा, तो वहाँ ऐसा कहते हैं कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, लेकिन ये भी तो कहते हैं कि कोई भी प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। वहाँ ऐसा कहते हैं कि कम से कम देहली आवृत्ति का प्रकाश, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति का प्रकाश उस धातु की सतह पर पड़े तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऐसे यहाँ होता है कि अभिकारी अणुओं को प्रभावी टक्करें करने के लिए देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उनके पास होना जरूरी है, देहली ऊर्जा से थोड़ी अधिक ऊर्जा होना जरूरी है। यदि वो देहली ऊर्जा तक की ऊर्जा नहीं है तब उनको देहली ऊर्जा तक की ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए सक्रियण ऊर्जा दी जाती है, अलग से ऊर्जा दी जाती है, अर्थात ताप बढ़ाना या ऊष्मा उसको देना। इस प्रकार से वो अभिकारी अणु अपनी देहली ऊर्जा तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अभिकारी अणुओं को यदि टकराना है तो उनको एक एनर्जी लेवल तक पहुंचना होता है, एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। तो होता क्या होगा, थोड़े कम अणु ही उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके इस ऊर्जा स्तर तक पहुंच पाते होंगे, और जो इस ऊर्जा स्तर तक पहुंच पाते होंगे वो आपस में इतने सक्रिय होकर टक्करें करते होंगे कि उत्पाद बन जाता होगा। ये हमने उसको ग्राफ में दर्शाया हुआ है। अब मान लीजिए इसी अभिक्रिया को मैं लिखता हूं A+B और आ जाता है उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक है वो X। उत्पाद तो तब भी ये भी बनना है, क्योंकि उत्प्रेरकों की विशेषता में ये भी एक विशेषता होती है कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद की प्रकृति है उसको नहीं बदल सकते। अर्थात जो अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ बनना है वही उत्प्रेरक के बिना बन रहा होगा, वही बनेगा। तो उत्प्रेरक अभी देखो उत्पाद ये भी बना है, बस इतना होता है कि जैसे ही अभिक्रिया के शुरू में होते हैं वैसे के वैसे बाद में मिलते हैं। तो +X लिख के दर्शा सकते हैं, जैसे इनको लिया गया था वैसे ही मिलेंगे। अब क्या होगा देखिए, उत्प्रेरक होने से उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या करती है कि वो जो ऊर्जा बैरियर था, जो एनर्जी का बैरियर था, उसको वो थोड़ा डाउन कर देती है उत्प्रेरक की उपस्थिति। माने उत्प्रेरक क्या करते हैं कि जिस ऊर्जा स्तर पर जाकर
अभिकारी अणु सक्रिय होकर टकरा रहे थे, प्रभावी संघटन कर रहे थे, प्रभावी टक्करें कर रहे थे, वो ऊर्जा का जो स्तर है वो ही नीचे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारी अणुओं को एक्टिव होने के लिए, सक्रिय स्थिति में आने के लिए, प्रभावी जब टक्करें हों उसके लिए कम ऊर्जा स्तर की जरूरत होती है। तो इसलिए देखो इस ग्राफ से ये रेड वाला जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति वाला ऊर्जा वक्र है, तो उसको देखो थोड़ा डाउन करके इसलिए बनाया है कि जो ऊर्जा अंतराल है वो कम हो गया। तो यहाँ लिखा है सकर्ण ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो अब क्या है, सकर्ण ऊर्जा हमें क्या चाहिए होगी, थोड़ा कम देनी पड़ेगी क्योंकि वो ऊर्जा स्तर नीचे आ गया है। तो यहाँ से देखिए आप गए वो फिर भी ऊपर ऊर्जा पर ही है, और यहाँ देखो हमने क्या देखा, ए डेट डैश बी और डेट डैश एक्स के साथ, माने इस उत्प्रेरक ने क्या किया है, उनको सक्रिय तो किया लेकिन एक छोटे ऊर्जा स्तर पर ही उनको सक्रिय कर दिया है। और फिर से देखो वही उत्पाद बना है, बस यहाँ लिख के हम प्लस एक्स बता देंगे कि वो जो एक्स उत्प्रेरक हमने लिया था जिसने उस ऊर्जा बैरियर को ही कम कर दिया, माने अभिकारी अणु कम ऊर्जा स्तर पर ही एक्टिव होकर, सक्रिय होकर आपस में प्रभावी टक्करें करने लगे और उत्पाद बनने लगा। तो हुआ क्या होगा, अब ज्यादा अभिकारी अणु इस ऊर्जा बैरियर तक पहुंच गए होंगे, ऊर्जा बैरियर को क्रॉस कर एक ऐसे ऊर्जा स्तर पर पहुंच गए होंगे जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा अभिकारी अणु आपस में सक्रिय होकर प्रभावी टक्करें कर रहे होंगे, और उन प्रभावी टक्करों के बाद उत्पाद बहुत तेजी से बन रहा होगा, उत्प्रेरक आपको वैसे ही मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है वो मैंने आपको इस वक्र के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया है। सीधा सीधा अगर दो लाइनों में बात कहें तो वो ये है कि यदि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं है, तब अभिकारी अणु प्रभावी टक्कर करने के लिए एक उच्च ऊर्जा स्तर पर उनको जाना होता है। उस ऊर्जा स्तर पर पहुंचकर वो क्या करते हैं, सक्रिय होते हैं, और अब टक्करें जो करते हैं वो प्रभावी होती हैं और उत्पाद बनते हैं। तो होता क्या है कि सारे अभिकारी अणु इस ऊर्जा स्तर तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है तब ये अभिकारी अणु थोड़ा सा निम्न ऊर्जा स्तर पर ही सक्रिय हो जाते हैं और प्रभावी टक्करें करते हैं। तो यही काम उत्प्रेरक करता है, उनको उस निम्न ऊर्जा स्तर पर वो प्रभावी टक्करें कर पाए, सक्रिय हो पाए। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति इस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अलग से भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में उत्प्रेरक के प्रभाव का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जब सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा तब आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इसी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये आज आपने पढ़ लिया अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। के बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर की, आप कह सकते हैं कि वो आत्मा है। वही इस चैप्टर की मिडिल पॉइंट है, जो पहले और उसके बाद वाले टॉपिक कनेक्ट होंगे। अभिक्रिया का वेग व्यंजक कैसे लिखा जाता है, उस वेग व्यंजक को लिखने के बाद अभिक्रिया की कोटि कैसे पता लगाई जाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तब तक आप ये जो पहले की 2 वीडियो हैं इसको रिवाइज करते रहिए, और किसी की कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताते रहिए।